जी सर, तो आ जाएँ लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 2 की बात करते हैं। और अब हमने जो सेक्शन देखना है स्पेसिफिकली वो कौन सा है जी, इनएडमिसिबल ट्रांजैक्शन का सेक्शन है और सेक्शन नंबर 73। सर ये सेक्शन हम ऑलरेडी भी कुछ बातें इसमें से डिस्कस कर चुके हैं और उनको मैं रिकॉल भी करवा दूंगा आपको कि जो बातें हमने डिस्कस की हैं और जो इनमें नई बातें हैं वो भी ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन की कंप्लायंस जो है वो बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर इस चीज़ की कंप्लायंस नहीं होगी तो हमें इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो नहीं मिला करेगा। और आपको पता है कि अगर इनपुट टैक्स का क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा इन चीज़ों की कंप्लायंस करके तो फिर हमारी लायबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा सेक्शन नंबर 8 जिसमें वो कहता है कि इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल या इनपुट टैक्स का क्रेडिट नॉट अलाउड। तो अभी हम सेक्शन 73 और उसके बाद सेक्शन नंबर 8 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेक्शंस और इन दोनों में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सेक्शन नंबर 8, ये दोनों सेक्शन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब मैं आप लोग को पास पेपर भी करवाऊंगा तो आप लोग को आइडिया होगा कि यार ये कितने लेवल के इंपॉर्टेंट है कि यार आपके हर पेपर में 3 से 4 से 5 एडजस्टमेंट जो है वो इसी से पर्टेन करते हैं, जो कि तकरीबन 6 से 7 नंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है जी, तो अब आ जाए जी आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि कुछ कंडीशंस जो हैं वो आपके लिए मैंडेटरी हैं फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट। मतलब अगर आप इनपुट अलाउ करवाना चाहते हैं तो आपको क्या है कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि जी कहते हैं कि जब भी आपने पेमेंट करनी है ना तो पेमेंट आपकी कैसे होनी चाहिए जी, बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। एनी पेमेंट एक्सीडिंग 50,000, ज़ाहिर आप 10-20 रुपये, 100-200 रुपये, 1000 की 2000 की पेमेंट इसके लिए नहीं, लेकिन ये है कि उसने एक लिमिट लगा दी कि यार कोई भी पेमेंट, एनी पेमेंट एक्सीडिंग ₹50,000 वो आपकी किसके थ्रू होनी चाहिए, मस्ट बी थ्रू बैंकिंग चैनल। लेकिन उसमें से यहाँ पे उसने एक एक्सक्लूजन दे दी है कि यार अगर आपने जो है यूटिलिटीज़ वगैरह के लिए पेमेंट की है तो उसके ऊपर इस तरह की कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं होती। इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपने यूटिलिटीज़ के लिए लेट सपोज लाख रुपए की पेमेंट भी कर दी और वो लाख रुपए की पेमेंट आपने बाय कैश भी कर दी, तो इसका मतलब कि अब आपको वो चीज़ जो है, वो जो पेमेंट जो आपने की है वो बाय बैंक करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने अगर वो कैश में भी कर दी तो उसका कोई मसला नहीं है क्योंकि वो इस चीज़ की क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है कि यार ये जो 50,000 रुपीज़ की आपने पेमेंट करनी है और ये पेमेंट जो है उसने उसके लिए स्पेसिफाई किया हुआ है। कहता है कि एनी पेमेंट एक्सीडिंग ₹50,000 to a single supplier in a tax period must be made using the banking channel। सिंगल सप्लायर से रिलेटेड मतलब अगर मैं बात करूँ एक अपने पूरे टैक्स पीरियड की, जैसे कि आपको पता है कि लेट सपोज ये मार्च की बात करें तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। अब अगर मैं इस टैक्स पीरियड की बात कर रहा हूँ तो इसमें आपने अगर किसी एक सप्लायर से डील किया है तो उस सप्लायर से अगर आपने लेट सपोज छोटी ट्रांजेक्शन की हुई हैं और वो एक्सीड कर रही हैं आपकी 50,000 से सारी की सारी, तो उसने कहा कि आपको वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करनी है, बाय बैंकिंग चैनल करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सिंगल सप्लायर है और आपने 50,000 से ज़्यादा की उससे जो है ट्रांजैक्शंस की हुई हैं ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड और वो 50,000 की ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं कि एक इनवॉइस की वैल्यू लेट सपोज 10,000 थी, दूसरे की 20 थी, तीसरे की 5 थी, 3 थी, मतलब किसी भी इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से कलेक्टिवली ज़्यादा नहीं थी। मतलब अगर मैं 50,000 की लिमिट की बात कर रहा हूं तो एक सिंगल इनवॉइस की वैल्यू भले आपकी 50,000 से कम क्यों ना हो, मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी एक सिंगल पार्टी है, अगर एक बायर ए है और अगर सप्लायर बी है, तो बायर ए जब सप्लायर बी से कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड तो वो जो ट्रांजैक्शन है अगर कलेक्टिवली वो 50,000 से ज़्यादा हो गई तो आपको सारी की सारी ट्रांजैक्शन वो बाय बैंक करनी है। डर है जी। कहता है कि देयर माइट बी अ सिंगल इनवॉइस और मल्टीपल इनवॉइसेस। मतलब अगर आपकी मल्टीपल इनवॉइसेस लेट सपोज जी 50,000 रुपये आपके 50,000 से आपकी ट्रांजैक्शन एक्सीड कर गई और आपकी जो इनवॉइसेस हैं वो कोई भी 50,000 से एक्सीड नहीं करती, तो मुझे बताएं क्या तब ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है? सर बिल्कुल ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है क्योंकि वो ये नहीं कहता कि एक सिंगल इनवॉइस, भले वो मल्टीपल इनवॉइस हो भले वो सिंगल इनवॉइस हो, ये उसका कंसर्न है ही नहीं। वो कहता है कि एक पार्टी को देखूंगा मैं कि एक पार्टी के साथ अगर तुमने 50 की पेमेंट बाय कैश कर दी तो मैं तुम्हें उसका इनपुट रेलेवेंट इनपुट या वो रेलेवेंट परचेज जो है वो अलाउ ही नहीं करूंगा। डन है जी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इसके बाद जो आपने पेमेंट करनी है, हम ऑलरेडी भी इस पॉइंट को पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि यार पेमेंट जो होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए, मस्ट बी मेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट कौन से, एक सप्लायर है और अगर एक बायर है, तो बायर जब पेमेंट कर रहा है तो जिस अकाउंट से पेमेंट कर रहा है वो उसका डिक्लेयर होना चाहिए एफबीआर के पास, और सप्लायर के जिस अकाउंट में पेमेंट जाके गिर रही है वो अकाउंट भी किसके पास डिक्लेयर होना चाहिए, एफबीआर के पास डिक्लेयर होना चाहिए। कहते हैं कि पेमेंट मस्ट बी मेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द बायर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। ठीक है जी। और अब इसकी एक अब एग्जामिनर देखें, एग्जामिनर इसको कैसे टेस्ट करेगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, इससे ऊपर वाले पॉइंट की, वो आपको कहेगा कि आपने जो है ना ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड आपने कुछ परचेजेस किए हैं, लेकिन ये परचेजेस जो हैं उस परचेजेस का जब आपको ब्रेकअप देगा ना तो कहेगा कि एक बंदे ने जो कि टैक्स पेयर है इसने 1,00,000 रुपए की पेमेंट कर दी है फॉर द पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। अब मुझे आप बताएं कि उसने जो पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल इन कैश की है जो कि है भी 1,00,000 रुपए की, बताएं क्या इसके ऊपर किसी किस्म का इनपुट इनएडमिसिबल हो रहा है? बताएं जी, जरा देख के बताएं क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये जरा गौर से पढ़ें इस एक्सेप्शन को जरा गौर से देखें। तो इसके मुताबिक वो जो रेलेवेंट इनपुट है वो डिसअलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भले 1,00,000 की करें, भले आप 1 करोड़ की करें, तो अगर आपने एक पर्टिकुलर इनवॉइस जो कि यूटिलिटी बिल से पर्टेन करती है वो कैश में भी पे कर दी, हमें इसका कोई मसला नहीं है। तो आपसे वो हमेशा एक्सेप्शन को ही टेस्ट किया करता है। अब दूसरा पॉइंट, जब मैंने कहा कि बैंक अकाउंट ऑफ द बायर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर, तो इस केस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे पूछेगा आपसे? वो कहेगा कि कंपनी ने परचेजेस किए हैं और कंपनी ने जो परचेजेस किए ना उस केस में जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया गया वो सीईओ का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या मिसाल ली है, मैंने कहा कि सीईओ ने क्या किया है, पेड द बिल थ्रू हिज ऑन क्रेडिट कार्ड। बात आती है समझ? अब मुझे बताएं कि सीईओ का जो ऑन क्रेडिट कार्ड है, उसका जो अपना जाती क्रेडिट कार्ड है, अगर वो उससे बिजनेस की कोई पेमेंट करेगा तो क्या टैक्स वाला इस पेमेंट को वैलिड कंसिडर करेगा? क्या इसको लेजिटिमेट कंसिडर करेगा? तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। वो कह रहा है कि पेमेंट आपकी होनी चाहिए फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द बायर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। और ये सारे के सारे बैंक अकाउंट जो है वो किसको डिक्लेयर होने चाहिए? ऑल बैंक अकाउंट्स मस्ट बी डिक्लेयर टू एफबीआर। ये लाजमी सी बात है कि दोनों बैंक अकाउंट डिक्लेयर होने चाहिए। अच्छा जी, कहते हैं कि हाँ, बैंक अकाउंट ऑफ द बोथ बायर एंड सप्लायर शुड बी डिक्लेयर टू द बोर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और थ्रू चेंज ऑफ पर्टिकुलर सब्सिक्वेंटली। लेट्स सपोज आपने नया बैंक अकाउंट ओपन कर लिया या आपका पुराना बैंक अकाउंट जो था वो अब आपका बंद हो चुका, सीज हो चुका, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि आपने पर्टिकुलर्स को चेंज करना है, तो आप जा सकते हैं अपने वहाँ पे रेलिवेंट जो आईरिस का पोर्टल है वहाँ जाके आप अपने पर्टिकुलर्स में अपना नया बैंक अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं और पुराना अगर आपने वहाँ से रिमूव करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, जब आपका कमिश्नर आपकी रिटर्न देखेगा तो इसका मतलब ये है कि वो कहाँ से देखेगा? वो जो पोर्टल में, जो उसके रेलेवेंट पोर्टल के अंदर जो उसके पास बैंक अकाउंट्स आपने डिक्लेयर किए हैं वो उसके हिसाब से देखेगा कि यार क्या पेमेंट्स इस बैंक अकाउंट के थ्रू हुई हैं या नहीं हुई। अगर वहां से हुई होंगी तो वो अलाउ कर देगा, एडमिसिबल कर देगा, और अगर वहां से नहीं हुई होंगी तो वो क्या करेगा? उसको अल्टीमेटली इनएडमिसिबल कर देगा। चलें जी सर, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यार पेमेंट जो है वो कैसे होनी चाहिए। पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और हमने ये भी डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 74 में कॉन्डोनेशन में कि अगर आप इसको 180 डेज में पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर आप इसको कॉन्डोन भी करवा सकते हैं, और जो उससे रेलिवेंट चीज़ थी वो हम कॉन्डोनेशन वाली सेक्शन में हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। तो आपने अगर क्रेडिट परचेज की है, देखें कैश परचेज की है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ये 180 डेज वाली कोई कहानी ही नहीं है ना, क्योंकि आपने चीज़ें परचेज की और कैश आप देके आ गए। लेकिन अगर आपने क्रेडिट परचेज की तो क्रेडिट परचेज के केस में वो कहता है कि आपने 180 दिनों में पेमेंट करनी है, और अगर आपने 180 दिनों में पेमेंट ना की तो जिस रेलिवेंट टैक्स पीरियड में जाके आपके ये 180 दिन कंप्लीट हो रहे होंगे उसी रेलिवेंट टैक्स पीरियड में आपने अभी तक पेमेंट भी नहीं की और 180 दिन भी पूरे हो गए, उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में जाके हम आपका जो इनपुट था जो कि आपने पिछले किसी महीने में क्लेम किया हुआ था, हम उसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब है कि जो अब आप इनपुट उस महीने का क्लेम कर रहे होंगे उसको हम कम कर देंगे उतनी अमाउंट से। डन है जी, बात आती है समझ? इसके ऊपर हम जो है आई कैप के जो पास पेपर्स की एग्जांपल हैं हम वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बोर्ड इसको एक्सटेंड कर सकता है थ्रू कॉन्डोनेशन अंडर सेक्शन 74, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे सर एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है जो कि इंडस्ट्री का एक नॉर्म है कि आपको पता है कि जैसे हमारे पास एसोसिएटेड कंपनीज़ हों, ठीक है, जैसे कि पेरेंट सब्सिडरी है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो पूरा ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, अब इसमें नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज आपस में लेन देन का नॉर्मली हिसाब किताब होता है इनका कि मतलब एक कंपनी से आपने परचेज़ किया, उसी को फिर आपने सेल भी कर दिया, दूसरी कंपनी भी आपसे परचेज़ कर रही है, वो भी आपको कुछ सप्लाईज कर रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं जो अपनी एसोसिएटेड कंपनी से रिलेटेड, वहाँ पे नॉर्मली मतलब उनकी रिकन्सिलेशन जब एंड पे बन रही होती है तो वो नॉक ऑफ कर रहे होते हैं अपने रिसीबल्स को भी और पेबल्स को भी, और देख लेते हैं कि यार अच्छा चलो ठीक है, नेट बेसिस पे हमारा ये हिसाब किताब है, ठीक है जी। वो कोई नेटिंग अरेंजमेंट करते हैं और उसकी बेसिस पे क्या करते हैं कि लेट्स सपोज मेरा उस बंदे से रिसीवेबल भी है और मैंने उसको पे भी करना है। पे इसलिए करना है कि लेट्स सपोज मैंने उससे रॉ मटेरियल लिया था और मैंने रिसीवेबल मेरा इसलिए क्योंकि मैंने उसको कुछ अपनी फिनिश गुड सप्लाई की हुई है। तो इस मिसाल को जरा अपने जहन में रखते हुए पहले इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देख लें मेरे साथ, उसके बाद फिर मैं आपको वो रेलेवेंट प्रोविजन पढ़ाता हूँ कि कब ये चीज़ जो है, ये जो नेट ऑफ करना है, ये कब अलाउ होता है हमें। अच्छा जी,
एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक ग्रुप कंपनी है, जैसे कि कंपनी ए और कंपनी बी। एग्जाम्पल को ज़रा गौर से देखिएगा। कंपनी ए ने क्या किया है, कंपनी ए ने कुछ रॉ मटेरियल बी को बेचा है। अब कंपनी ए जब रॉ मटेरियल बी को बेचेगी ऑन क्रेडिट, इसका मतलब कंपनी ए अपने पास एक रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगी। कंपनी ए की सप्लाई है तो सप्लाई के ऊपर जाहिर है एक उसका आउटपुट टैक्स भी आएगा, और क्योंकि उसकी सेल हुई है तो सेल भी सारा रिकॉर्ड होगी। तो क्या कंपनी ए अपने पास डे 1 पे जब उसने चीज़ें बेची, जब उसने रॉ मटेरियल कंपनी बी को बेचा, तो क्या वो ये एंट्री रिकॉर्ड करेगी अपने पास? वो करेगी अपना रिसीवेबल डेबिट विद द होल अमाउंट, अपनी रेलेवेंट सेल्स क्रेडिट और अपनी रेलेवेंट अपना आउटपुट पेबल जो है वो क्रेडिट कर देगी। ये उसने एंट्री कर दी कंपनी ए ने। कंपनी ए ने रॉ मटेरियल बेचा, ये एंट्री कर दी। अब दूसरी तरफ कंपनी बी जो है वही रॉ मटेरियल परचेज करके क्या बनाती है, कंपनी बी बनाती है फिनिश गुड्स। डन है। कंपनी बी क्या बनाती है जी, फिनिश गुड्स बनाती है। अब उसने जब वो रॉ मटेरियल परचेज कर लिया और फिनिश गुड्स बना ली, तो उसने वो फिनिश गुड्स वापस इसको देनी है। वापस लेट सपोज जी अगर उसने कंपनी ए को वो फिनिश गुड्स बेच दी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ए बाद में वही सेम जो फिनिश गुड्स हैं, वही सेम या कोई और चीज़ अगर उससे परचेज करती है, किससे, अपनी कंपनी बी से। कंपनी ए ने परचेज की फिनिश गुड्स फ्रॉम कंपनी बी। सिनेरियो आ गया समझ? पहले मैं अपना एक रिसीवेबल रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मेरी बुक्स में एक रिसीवेबल आ रहा है जो कि मेरी अपनी ही रिलेटेड पार्टी से या मेरी अपनी ही एसोसिएटेड कंपनी के साथ आ रहा है। डन है। अब मुझे बताएं, जब मैं कंपनी ए, मतलब मैं अगर कंपनी ए हूँ, तो कंपनी ए अपने पास फिर रेलिवेंट परचेजेस पे क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगी? भाई परचेजेस डेबिट करेगी, और परचेज में आपको पता है इनपुट भी आता है, और इनपुट मेरा एसेट होता है, अपना इनपुट भी डेबिट करेगी और अपना जो रेलेवेंट पेबल है उसको क्रेडिट कर देगी, क्योंकि क्रेडिट के ऊपर परचेज हो रही है ना। तो मुझे बताएं कि क्या कंपनी ए अपने पास परचेज, इनपुट और पेबल इसी एंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो अपना डेबिट कर रही होगी और क्रेडिट कर रही होगी। डन। डबल एंट्री सर यही बनती है, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग की बात है कि डबल एंट्री यही बनती है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये आपने डबल एंट्री तो करवा दी मुझे कंपनी ए के हिसाब से, कंपनी ए के हिसाब से आपने करा दी है। और ये देखें, अब कंपनी ए की अगर मैं बुक्स देखूं तो मेरे पास रिसीवेबल आ रहा है 118 का, और मेरे पास कंपनी बी को ही पेबल आ रहा है कितने का, 236 का। अब अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रिसीवेबल और पेबल अगर एक ही कंपनी से हो तो हाँ ये नॉक ऑफ हो सकता है, और नॉक ऑफ होने के बाद अल्टीमेटली 236 में से वो अपना रिसीवेबल नेट ऑफ करके बाकी जो 118 बचता है वो किसको दे देगी, वो कंपनी बी को दे देगी। ऐसा ही है जी। कंपनी ए के हालात वाकयात देखें जरा आपके सामने है। कंपनी ए ने 118 रुपये लेने हैं और 236 रुपये देने हैं, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगी, अपने लेन देन को नेट करके अल्टीमेटली 118 रुपये वो क्या कर देगी, पे कर देगी। भाई अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, कंपनी ए अपना नॉक ऑफ कर सकती है रिसीवेबल और पेबल को 118 रुपये। अब टैक्स का हिसाब किताब जरा गौर से सुनिएगा। सर आपने ये तो अकाउंटिंग पढ़ाने लग गया, नहीं, अब जरा टैक्स का हिसाब किताब सुनो। टैक्स वाला क्या कहता है? टैक्स वाला ये कहता है कि एडजस्टमेंट मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेबल एंड रिसीवेबल। अमाउंट पेबल क्योंकि परचेजेस थी और रिसीवेबल क्योंकि सप्लाई की थी, टू एंड फ्रॉम दी सेम पार्टी। कहते हैं कि अगर मेरी सेम पार्टी हो, जैसे कि मेरे के सिनेरियो में कौन था, कंपनी बी थी, ठीक है, वो सेम पार्टी थी ना, उसी को पेबल उसी को रिसीवेबल। कहते हैं कि ये एडजस्टमेंट रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है, लेकिन कब करेगा? कहता है कि आपको ये फॉलोइंग कंडीशंस को ना मीट करना पड़ेगा, तब आप ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। वो कंडीशंस क्या है जरा गौर से देखें यहाँ पे। द सेल्स टैक्स या रेलेवेंट सेल्स टैक्स हैज बीन चार्ज्ड एंड पेड बाय दी बोथ पार्टीज। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं ज़रा दोबारा नीचे आता हूँ अपनी मिसाल पे, और ये देखें सर आपके सामने ये मिसाल है मेरे साथ। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इस रेलेवेंट एंट्री की बात करनी जो पहली वाली एंट्री है। भाई मुझे एक बात बताएं, जब ये एंट्री आपके पास रिकॉर्ड होगी तो आपके पास सेल्स टैक्स का आउटपुट आ गया। सेल्स टैक्स का आउटपुट आपके पास ये आ गया, यहाँ पे देखें जी 18 रुपये का। इसका मतलब अब ये पेबल किसको जाना चाहिए? अब ये जो पेबल मैंने रिकॉर्ड किया है, आउटपुट का जो पेबल है ये FBR का बनता है ना। डन। यहाँ पे अब ये 18 रुपये का पेबल कंपनी ए ने देना है। अच्छा जी, ज़रा इस तरफ आएँ, अब इस एंट्री में है, ज़रा इस एंट्री में मुझे बताएं, ये तो कंपनी ए की एंट्री है। जब ये परचेजेस कंपनी ए ने की होंगी बी से, तो क्या कंपनी बी ने क्या अपने पास रिलेवेंट सेल रिकॉर्ड नहीं की होगी? क्या उस कंपनी बी ने भी अपने पास आउटपुट की एंट्री नहीं की होगी सेम इसी तरीके से? ज़रा सोच के बताइएगा मुझे। भाई ये तो एक सेल की एंट्री ये होगी आपके सामने कंपनी ए की। अब दूसरी तरफ कंपनी बी की सेल की एंट्री जरा सोचें गौर से कि वो उसने कहा होगा मेरा रिसीवेबल डेबिट, मेरा आउटपुट का पेबल क्रेडिट और मेरी सेल्स क्रेडिट। बात आती है समझ?
अब इसका मतलब ये है कि उसका भी जो आउटपुट का पेबल है वो भी किसको है, वो भी एफबीआर को है। तो वो टैक्स का लॉ यहाँ पे ये कहता है, वो ये कह रहा है कि अगर दोनों पार्टीज ने टैक्स को चार्ज किया, दोनों पार्टीज ने, यहाँ पे इसने 18 रुपये चार्ज किए, ये देखें, और दूसरी तरफ कंपनी बी ने भी 36 रुपये चार्ज किए होंगे बेचने पे। कहता है कि अगर दोनों ने अपने अपने रेलेवेंट टैक्सेस को चार्ज करके पे कर दिया गवर्नमेंट को, देन मैं आपको ये वाली एडजस्टमेंट अलाउ करूंगा। और इस केस में इस एडजस्टमेंट को पार करने से पहले या इस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने से पहले उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी अप्रूवल लेनी होगी, किससे, रेलेवेंट कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेनी होगी बिफोर मेकिंग सच एडजस्टमेंट। तो सर ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल फ्रॉम द सेम पार्टी ये कब आपको अलाउ होती है। वो कहता है कि रेलेवेंट सेल्स टैक्स दोनों पार्टी ने चार्ज किया हो अपनी अपनी सेल्स के ऊपर और वो पे भी कर दिया हो, मतलब टैक्स के डिपार्टमेंट का रिस्क जीरो हो, फिर आप अप्रूवल भी ले लो कमिश्नर से, देन आप क्या कर सकते हो, आप ये रेलेवेंट एडजस्टमेंट अपने पास क्लेम कर सकते हो, आप इसको नेट ऑफ कर सकते हो। डन है जी। तो 3 से 4 बातें हमारे पास सेक्शन 73 की ये होगी। अब वो क्या कहता है, कहता है कि अगर आपने ऊपर वाली जो कंडीशंस हैं, अगर आपने ये ऊपर जो मैंने बातें पढ़ाई हैं, अगर आपने इसको फुलफिल ना किया, कैसे जी, अगर आपने पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू ना की, पेमेंट आपकी अगर वो 50,000 से ज़्यादा थी, बैंकिंग के थ्रू नहीं हुई, पेमेंट आपकी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से नहीं हुई, अगर ऐसा सिनेरियो हुआ, और पेमेंट अगर आपकी कैसे ना हुई, 180 डेज इन बिटवीन 180 डेज अगर आपकी ना हुई, मतलब आपने इनकी नॉन कंप्लायंस की, तो फिर मैं क्या करूंगा। आप जरा उससे सुन लें। वो कहते हैं कि अगर आपकी ऊपर वाली कंडीशंस फुलफिल ना हुई तो बायर विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम द इनपुट टैक्स, रिफंड, जीरो रेटिंग और ड्यूटी ड्रॉबैक। कहता है कि वो किसी किस्म का इनपुट क्लेम नहीं कर सकेगा, कोई रिफंड ऑब्टेन नहीं कर सकेगा। और जो ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह का वर्ड है, इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर्स में जाकर डिस्कस करेंगे इसको कि क्या होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। तो इसको आप सिंपली ये अभी तक के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये भी आपका एक तरह का इनपुट ही होता है। डन है। अच्छा जी। तो कहता है कि बायर को किसी किस्म का इनपुट नहीं मिलेगा अगर ऊपर वाली उसने कंडीशंस को फुलफिल ना किया। एक तो ये हो गया। और दूसरा सिनेरियो कहता है कि supplier will not be entitled to claim the input tax refund rating if amount not received in the bank account। भाई यहां तक तो समझ आता है मुझे। देखिए मेरी बात सुने, मेरी परचेज है, इसका मतलब मेरा इनपुट है, ठीक है, मैंने आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, आपने मेरा इनपुट खत्म कर दिया, दैट्स इट, क्योंकि मेरी परचेज थी, मेरा इनपुट आपने नहीं दिया, खत्म कहानी। ये जो बात कर रहा है भाई सप्लायर का कौन सा इनपुट, ये देखें जी, सप्लायर का कहता है कि सप्लायर विल आल्सो नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स। ये बताएं सप्लायर का कौन सा इनपुट होगा, सोच के बताएं भाई। सप्लायर तो सप्लाई करता है, सप्लायर तो आउटपुट टैक्स चार्ज करता है। यहां पे कानून ये क्यों कह रहा है कि सप्लायर का भी इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। तो अगर आप थोड़ा सा सोचें तो वो आपको ये बताएगा, वो आपको ये, अगर आप सोचें तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि यार सप्लायर का वो वाला इनपुट जरा गौर से सुनना है भाई, वो वाला इनपुट जो उसने सप्लाई की होगी ना, जो सप्लाई करके आउटपुट टैक्स चार्ज किया होगा। अब ये जो सप्लाई कर रहा है जाहिर है किसी गुड्स की सप्लाई कर रहा है, और इन गुड्स को सप्लाई करने के लिए जाहिर है इसने या तो परचेज की होंगी या तो रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। तो जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग परचेज है, कॉरेस्पॉन्डिंग परचेज कहता है कि उस कॉरेस्पॉन्डिंग परचेज पे मैं आपको किसी किस्म का इनपुट भी नहीं दूंगा। बात को गौर से समझे आप जरा भाई। देखें अगर मैं बायर हूं और बायर के केस में इनपुट डिसअलाउ कर रहा हूं फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, मेरी परचेज थी, इनपुट डिसअलाउ, दैट्स इट, कहानी खत्म। लेकिन सप्लायर का कौन सा इनपुट, कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट ऑन सेल्स टू दी बायर, कि मैं इसकी सजा सिर्फ बायर को ही नहीं दूंगा, सप्लायर को भी दूंगा। और सप्लायर को किस तरीके से दूंगा कि उसका भी जो रेलेवेंट इनपुट है वो मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। डन है जी, यहां तक आती है बात समझ। एक तो ये इसकी जो है ना नॉन कंप्लायंस की कंडीशंस होगी। अब कहते हैं कि वही नोट 1 मैंने डाल दिया कि आपको बताने के लिए कि अगर आपने पेमेंट 180 दिन में ना की, कहता है कि आपका इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाया करेगा इन दी मंथ आफ्टर द लैप्स ऑफ 180 डेज। 180 दिन जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे तो आपका इनपुट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और इनपुट रिवर्स होने का क्या मतलब है कि अगर लेट्स सपोज आपने जुलाई की या अगस्त की रिटर्न में नॉर्मल इनपुट कंप्यूट किया था 100 रुपये का, और उसी महीने के अंदर आपकी कोई पिछली परचेज थी जो कि आप पे नहीं करके आए थे, क्रेडिट परचेज थी, तो उसका लेट्स सपोज इनपुट था 15 रुपये का। तो अब वो रिवर्स करने का मतलब पता है क्या है कि यहाँ जो आपकी जुलाई या अगस्त की रिटर्न में जो 100 रुपये का आपका वैलिड इनपुट बन रहा है, इसमें से वो 15 रुपये लेस कर दिए जाएंगे। इसका मतलब आपका बच जाएगा इनपुट कितने का, 85 रुपीज़ का इनपुट बच जाएगा। डर है, इसका ये मतलब होता है। हम आगे जाके इंशाल्लाह सवालात में भी ये चीज़ देखेंगे। अच्छा जी, अब एक सिनेरियो है, एक छोटा सा सिनेरियो है नोट नंबर 2 में जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो क्या है जी, वो ज़रा मेरे साथ गौर से समझ लें।
आपने ये तो कह दिया, आपने सर बेसिक रूल ये तो समझा दिया कि जब एक बंदा सप्लाई करेगा तो उसने क्या चार्ज करना है, उसने चार्ज करना है सेल्स टैक्स, और जो भी अल्टीमेटली जो पैसों का लेन देन है वो बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द बायर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सेलर। अब मैं एक बात करता हूँ, अब मैं एक बात क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अपने जहन में लाएं टीयर 1 रिटेलर। भाई टीयर 1 रिटेलर अपने जहन में लाएं, आप कोई बड़ा सा मार्ट जो है ना वो अपने जहन में लाएं और टीयर 1 रिटेलर की कैटेगरी में ज़ाहिर है वो फॉल करता है। हमने उसकी कैटेगरीज देखी थी यार, किस तरह से टीयर 1 रिटेलर जो है वो क्लासीफाई होते हैं। तो लेट्स सपोज वो किसी बड़े ऑपरेटिंग मॉल में बड़े मॉल में जो है ना वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ उसकी जो चेन ऑफ स्टोर है कोई टीयर 1 रिटेलर है। अब वो सप्लाई करेगा एंड कंज्यूमर को भी। एंड कंज्यूमर का मतलब है मैं, या एंड कंज्यूमर आप, या एंड कंज्यूमर कोई और। भाई हम लोग तो क्या पता उस बंदे से कैश में डील कर रहे हो, बात को ज़रा समझना है आप लोगों ने, क्योंकि ऊपर मैं रूल क्या डिफाइन करके आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द बायर से बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सेलर में पेमेंट ना गई, आना जाना ना हुआ पेमेंट का, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका भी इनपुट खत्म और सप्लायर का भी इनपुट खत्म। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। अब ज़रा देखें एक बात कि बड़े बड़े जो टीयर 1 रिटेलर्स जो हैं, अगर ये एंड कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं चीज़ें, भाई एंड कंज्यूमर तो अपनी जेब में वॉलेट में कैश होगा, वो जाके कैश पे कर देगा। अब इस केस में तो बाहिर ऊपर वाली कंडीशन की क्या आ रही है, नॉन कंप्लायंस आ रही है कि यार बायर जो था, बायर तो चलो मान लो अनरजिस्टर्ड था, उसको तो इनपुट मिलना भी नहीं है, बर्डन ही उसका है। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि जितने भी सप्लायर हैं वो चीख पड़े कि यार अगर आप ये वाली कंडीशन लेके आ रहे हैं, ये वाली अगर आप कंडीशन लेके आ रहे हैं तो हमारा इसमें क्या कसूर है। हमारे तो वो जो जितने भी हमारे आगे बायर्स हैं वो सारे तो सारे अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो तो आम लोग हैं। अब हम उनको हर किसी को कंपेल तो नहीं कर सकते कि वो हमें हमारे अकाउंट में पेमेंट करें। तो इन्होंने उसके ऊपर बाद में क्या बोला, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल समझ आती है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर क्या होगा। इसका मतलब पता है क्या आपको, ये कंडीशन कौन सी डिफाइन हुई है, ये कंडीशन ये डिफाइन हुई है कि दो रजिस्टर्ड पर्सन आपस में डील नहीं कर रहे। अभी कौन डील कर रहे हैं, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टीयर 1 रिटेलर वाला है और बाकी अनरजिस्टर्ड पर्सन आपस में डील कर रहे हैं। जरा गौर से सुने, तो लोगों को जरा आइडेंटिफाई करें कौन कौन से हैं। एक तो मार्ट है जो कि टीयर 1 रिटेलर में आता है, तो मैंने कहा कि यार ये तो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है, हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं कि कौन कौन से पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड होते हैं, तो टीयर 1 रिटेलर इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इसका मतलब अब ये जो बात मैं करने जा रहा हूं, ये एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन दोनों के बीच में पेमेंट हो रही है या ट्रांजैक्शन हो रही है, उसकी बात करने जा रहा हूं। उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि एक बायर और सप्लायर, इस केस में जाहिर है जो अनरजिस्टर्ड बायर है वो हर केस में बैंक में पेमेंट तो करेगा नहीं, तो तुम्हारे ऊपर ये वाली प्रोविजन अप्लाई ना हो, ये वाली बी पार्ट जो है अप्लाई ना हो, इसके लिए मैं एक नीचे एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं, वो सुन लो। कहता है कि सेक्शन 73, ये जो ऊपर आप सेक्शन आपने पूरा देखा, कहता है ये अप्लाई नहीं होता किस केस में, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन जैसे कि टीयर 1 रिटेलर सप्लाई कर रहा हो गुड्स किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है जी, अनरजिस्टर्ड मतलब आप और मैं। तो अगर मेरी मिसाल आप देखें तो फॉर एग्जांपल टीयर 1 रिटेलर्स जो हैं वो अगर गुड्स बेचते हैं एंड कंज्यूमर को, तो एंड कंज्यूमर तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि बर्डन ही सेल टैक्स का उसका है सारे का सारा, वो कंज्यूमर है और कंजम्पशन बेसिस के ऊपर सारा का सारा टैक्स उसका है, डन है ना। तो अब देखिए ये इस मिसाल को जहन में रखते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया बैंकिंग के थ्रू पेमेंट नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक और जिम्मेदारी लगा रहा हूँ। वो जिम्मेदारी क्या, कहते हैं कि सेक्शन 73 अप्लाई नहीं होता अगर ट्रांजेक्शन हो रही है बिटवीन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। फिर तुमने करना क्या है, ये कौन करेगा, ये करना जो है जिम्मेदारी किसकी है, ये टीयर 1 रिटेलर की यहां पे जिम्मेदारी आ गई। कहते कि हाउ एवर सप्लायर शुड डिपॉजिट द कैश इन हिज बिजनेस बैंक अकाउंट। इन हिज बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब है कि अपने ही बिजनेस बैंक अकाउंट में उसने करना है टू क्लेम द इनपुट टैक्स। मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर ये वाली प्रोविजन अप्लाई ना हो, ठीक है, तो मैंने तुम्हें इसके ऊपर रायत दे दी, चलो ठीक है, तुम अपने बायर से बैंक में पेमेंट नहीं ले सकते, लेकिन तुम ये तो कर सकते हो ना कि तुम्हारे पूरे दिन की जितनी भी सप्लाईज हुई हैं, जितनी भी सेल हुई, जितना भी तुमने कैश रिसीव किया ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर डे, तुम क्या करो, उस सारे के सारे कैश को उठाओ और अपने बैंक अकाउंट में शाम में जाके डिपॉजिट करा दो, भले उसके बाद तुम निकाल लो, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब वो चाहे तो एक बार तुम डिपॉजिट करा दो, ताकि इससे आइडिया क्या होगा, इससे गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि इसकी रेलेवेंट सप्लाई कितनी है, इसकी सेल्स कितनी है, ताकि वो अपनी सारी की सारी सेल्स को डिक्लेयर कर सकें। मतलब जितना पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा
किस केस में? जब एक सप्लायर कौन जो कि रजिस्टर्ड है वो किसको सप्लाई कर रहा हो? अनरजिस्टर्ड को। तो लोगों से उसने जितना भी पैसा इकट्ठा किया है उसको शाम में जाके वो सारे का सारा पैसा बिजनेस बैंक अकाउंट में अपने क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट करवाना है। उसके बाद भले वो निकाल ले, मुझे मसला नहीं है, लेकिन एक बार डिपॉजिट कराना लाजमी है। तो सप्लायर अगर इस केस में डिपॉजिट करवा देता है तो फिर हम उसको क्या दे देंगे? फिर हम उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे दिया करेंगे। डन है जी, यहां तक सब साथ हैं, यहां तक सब साथ हैं। आगे बढ़ता हूं। तो ये मिसालें भी सर एग्जाम्पल में जो है जितनी मैंने सारी साथ साथ डाली हुई हैं और चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। अच्छा जी, अब मेन रूल हमने क्या पढ़ा? मेन रूल हमने ये पढ़ा कि अगर पेमेंट है तो पेमेंट कैसे होनी चाहिए? बाय बैंकिंग चैनल होनी चाहिए। 50,000 से ज़्यादा है तो बाय बैंकिंग चैनल मस्ट है। लेकिन अगर यूटिलिटीज़ की है तो यूटिलिटीज़ आपकी 50 से ज़्यादा हो, लाख हो, 1 लाख, 2 लाख हो, करोड़ हो, कितनी भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप कैश में भी दे सकते हैं। बिजली का बिल आ गया 3.5 लाख रुपये का, कैश में पे हो सकता है? यस हो सकता है। टेलीफोन का बिल आ गया 2 लाख रुपए का, कैश में पे हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है जी। तो यूटिलिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाया करती हैं। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा एक और प्रोविजन आखिरी इस सेक्शन 73 की। कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको जो पेमेंट मिली, पेमेंट के साथ साथ, जैसे आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ सप्लाई में कि पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड वाला, उसी चीज़ को जहन में रखते हुए ज़रा आपने इसको देखना है कि कहते हैं कि जब आपको वेयर द सम रिसीव्ड इज पार्टली इन कैश, आपको बायर ने कुछ पैसे भी दे दिए, बायर जाहिर है सप्लायर को कुछ पैसे देगा, और कहते हैं कि पार्टली इन काइंड, मतलब दोनों चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हैं। कहते हैं कि देन द सेम ट्रांजैक्शन वुड बी अलाउड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। इस बात का मतलब ये है कि इनपुट आपको तब अलाउ होगा अगर आप ये आगे जो मैंने 3 कंडीशंस दी हैं इनको आप क्या करो, जरा एक बार इनको रीड कर लो, इनको पढ़ लो। कहता है इनकी कंप्लायंस करोगे तो आपको मैं इनपुट दूंगा। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि जब आपकी इन काइंड होती है तो आपने सब कुछ इग्नोर करके क्या लेना होता है? आपने फेयर वैल्यू लेनी होती है। यही बात हमने डिस्कस की थी, ये बात हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले पॉइंट में डिस्कस की थी। अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ बेची और आपको उसके अगेंस्ट पैसे भी मिले और कोई इन काइंड आपको चीज़ भी मिल गई, इन काइंड मतलब आपको गोल्ड मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई, कोई ऐसी चीज़ मिली, तो आपने ये कंडीशंस फुलफिल करनी है। जो 3 कंडीशंस आ रही हैं इनको आप फुलफिल करोगे देन मैं आपको इनपुट अलाउ कर दूंगा। वो कंडीशंस क्या हैं? कहते हैं कि जो आपको इन काइंड चीज़ें मिल रही हैं ना, इन काइंड, कहता है कि वो रिप्रेजेंट करती हूँ टैक्सेबल गुड्स को। वो रिप्रेजेंट किसको करती हूँ? वो टैक्सेबल गुड्स को रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है ना। कहते हैं कि गुड्स रिसीव्ड आर रिफ्लेक्टेड इन द रिकॉर्ड्स। गुड्स आपके जो रिसीव हुई हैं वो आपके रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि अच्छा भाई इसके अगेंस्ट इतने पैसे मिले या ये गुड्स मिली। ठीक है, एक चीज़ ये कहते हैं कि और इस केस में अगर आपका पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड वाला सिनेरियो था तो इस केस में अगर आपको पेमेंट 50,000 से कम की भी रिसीव हुई है ना तो तब भी वो बैंक के थ्रू ही रिसीव होनी चाहिए, अदर देन दैट रिसीव नहीं होनी चाहिए। सर ज़रा जहन को ज़रा जो है ना होश में लाएं अपने आप को और देखें पहली प्रोविजन क्या कह रही थी। वो कहती थी कि भाई आपने 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट हमेशा बैंक अकाउंट, ये बोला था ना उसने। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? कहता है कि अगर पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड वाला सिनेरियो हो गया तो इस केस में भले आपको जो पार्टली इन कैश पेमेंट मिल रही है वो आपकी जो है 50,000 से कम क्यों नहीं है। लेट सपोज वो 25,000 थी और साथ में 70,000 रुपये का एक मोबाइल मिला आपको। क्या मोबाइल टैक्सेबल गुड्स को रिप्रेजेंट करता है? हाँ सर बिल्कुल करता है, क्योंकि गुड्स की कैटेगरी में आता है। वो मूवेबल है, वो बिल्कुल आएगा उसकी कैटेगरी में। इमूवेबल नहीं है तो मूवेबल है, आएगा बिल्कुल। चलिए मोबाइल हो गया इन काइंड और आपको साथ में मिला 25,000 रुपये कैश। अब मुझे बताएं ये जो 25,000 रुपये कैश है, ये कैश आपको अगर वो हाथों हाथ कैश दे के चला जाए इसका मतलब उसने कंप्लायंस नहीं की सेक्शन 73 की। क्यों? वो कहता है कि अगर 50,000 से इवन लेस भी है ना पैसा तो वो भी आपको कैसे होना चाहिए? कहता है थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, IBFT हो जाए, आपका जो चेक हो जाए या इसके थ्रू, मतलब बैंक के थ्रू आपको वो पैसे रिसीव होने चाहिए। डन है ना। तो 50,000 से कम अगर पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड है तो वो भी बाय बैंक आने चाहिए पैसे। यहाँ तक हम सर साथ हैं और हमने सेक्शन नंबर 73 पढ़ ली है। आगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस देखेंगे तो वहाँ मैं आपको रेफर भी करता रहूँगा चीज़ें, जैसे कि अभी भी आपको रिकॉल करवाता रहता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं एक नए सेक्शन पे और इस पर्टिकुलर सेक्शन में छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? उस कॉन्सेप्ट की मैं ऑलरेडी एक बुनियाद बना के आ चुका हूँ। इस सब को, इस सारे को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वो बुनियाद जो मैंने आपकी बनाई है अभी तक वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्शन 73 आप लोगों ने पढ़ा। सेक्शन 73 में आप लोगों ने ये देखा कि सप्लायर का भी इनपुट जो है वो रिवर्स हो रहा है। भाई सप्लायर का तो आउटपुट होता है, तो इनपुट कौन सा था? वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट था, कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई के ऊपर जो इनपुट था वो हम रिवर्स कर रहे हैं। वो
वो बात शायद आपको वहाँ पे न्यूमेरिकली उस तरह से समझ ना आई हो। अब यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ न्यूमेरिकली समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एक सेपरेट प्रोविजन है लॉ की जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, कहते हैं क्या, कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट के ऊपर, देखें अगर आपने टैक्स पेयर को नुकसान देना है ना, तो नुकसान देने का यही तरीका है कि उसके इनपुट को इनएडमिसिबल कर दो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, उसको इनपुट अलाउ ही नहीं करो, क्योंकि इनपुट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, इनपुट अलाउ नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपकी जो पेबल है, जो आपका आउटपुट लेस इनपुट करके पेबल आएगा वो बढ़ जाएगा। तो ये जो सेक्शंस हैं सारे के सारे ये इनपुट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, हम क्योंकि इनपुट की डिस्कशन करते आ रहे हैं ना, हम लेक्चर 1 में भी, इसके इस पर्टिकुलर लेक्चर के पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। अच्छा जी, कहते हैं कि अब मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं ऑन इनपुट ऑन सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ज़रा सोच के बताएं, इसकी ज़रा शक्ल देखें और मुझे ये बताएं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट ऑन सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे सिर्फ इतनी लाइन को पढ़ के आपको क्या समझ आता है कि यार गवर्नमेंट क्या इनकरेज करना चाह रही है? गवर्नमेंट ये इनकरेज करना चाह रही है कि एक बंदा जो कि रजिस्टर्ड है वो किससे डील करे? वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से ही डील करे, ताकि हमारी टैक्स बेस क्या है वो बढ़े, जाहिर है इससे। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से जाके डील करता है तो फिर उस केस में मैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई मैं उस केस में उसका जो इनपुट है वो इनएडमिसिबल कर दूंगी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगी। भाई बात आती है समझ? गवर्नमेंट का ये कहना है, या एफबीआर का, ऑब्वियसली मतलब जब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तो एफबीआर, ऑब्वियसली एफबीआर का ये कहना है कि हम तुम्हारे रेलेवेंट इनपुट के ऊपर क्या लगा देंगे? रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, क्योंकि तुमने डील किसके साथ किया? तुमने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ जाकर डील किया। ये कॉन्सेप्ट समझ आता है आप लोगों को? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आता है तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी। अच्छा जी, ये पहला वाला पॉइंट जो है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर लॉ में चेंज आया था। पहले ये पॉइंट कुछ और था, फिर उसके बाद लॉ ने इसको चेंज किया रिसेंट फाइनेंस एक्ट के अंदर, जो कि इससे पहला वाला फाइनेंस एक्ट था 2025 का। 24 में कुछ और था, 25 में उन्होंने चेंज किया। तो अब जो है जो अपडेटेड बात है वो मैं आपको इसकी इस पॉइंट के बाद पढ़ाऊंगा। पहले हम पढ़ लेते हैं दूसरे वाला सिनेरियो। अच्छा जी, कहते हैं कि एनी टैक्स इनवॉइस इशूड, जितनी भी टैक्स इनवॉइस होंगी, कहते हैं कि जो आप इशू करोगे उसके ऊपर CNIC और NTN नंबर होना चाहिए इन केस सप्लाईज आर मेड बाय दी मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर। मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर आपको पता है रजिस्टर्ड होंगे, भाई रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है ना, और ये रजिस्टर्ड होंगे। तो यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो मैं डीलिंग बना रहा हूँ, वो किस किस की है? वो एक रजिस्टर्ड की है और अनरजिस्टर्ड की है। कहता है कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील कर रहे हो, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील कर रहे हो, तो आपकी जो इनवॉइस होगी, जो एनी टैक्स इनवॉइस, आप कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, उसके ऊपर आपको ये दो चीज़ों में से कोई एक चीज़, मतलब CNIC भी हो सकता है या NTN भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? आपने सप्लाई कर दी अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को। अच्छा ये ज़रा गौर से देखें, मैंने अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को बोल्ड किया हुआ है, आपकी जो बुक है जो मैं आपको दूंगा उसमें भी बोल्ड है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अप्लाई होती है प्रोविजन, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। और उसको सप्लाई भी कौन करे? मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर। तो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर अगर किसी अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करे, और अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को जब सप्लाई करे तो जो इनवॉइस दे उसके ऊपर उसका NIC या फिर उसका NTN अगर मेंशन ना करे, तो ये वाली बात उसके ऊपर अप्लाई होने जा रही है। वो क्या कहते हैं कि इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर तो कंप्लायंस कर दी फिर तो ठीक है। कहते हैं इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाईज। एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाईज का मतलब वही जो मैं वर्ड ऊपर यूज कर रहा था, corresponding to supply to unregistered person। कहता है कि इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑन प्रो रेटा बेसिस इज डिसअलाउड। ऐसे तो सर आपको जिंदगी भर नहीं समझ आएगी, तो आ जाए पहली बात क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस लाइन पे आते हैं। ये देखें जी, मैं कह रहा हूँ कि हमने सप्लाई किया, एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट CNIC, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हमने CNIC के साथ उसको सप्लाई करना है। तो अब हम अगर CNIC नहीं ले रहे तो ये एग्जाम्पल देखें। कहते हैं कि मिस्टर ए जी और मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर अगर सप्लाई करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, तब ये प्रोविजन अप्लाई हो रही थी। कहते हैं कि मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने परचेज किया जी रॉ मटेरियल 100 मिलियन का। सब कुछ छोड़ दें, मुझे बताएं, अगर एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को परचेज करे तो रॉ मटेरियल की परचेज के ऊपर वो क्या कंप्यूट करेगा? 100 को मल्टीप्लाई कर देगा 0.18 से, मतलब 18% से जब मल्टीप्लाई करेगा तो 18 रुपये का उसका क्या आ जाएगा? इनपुट टैक्स आ जाएगा।
मानते हैं मेरी बात को, इनपुट टैक्स आ जाएगा, डन है। अच्छा, सबसे पहले तो सिर्फ एक काम करें ना, मुझे आप ये बता दें कि ये जो मैंने इनपुट टैक्स कंप्यूट किया हुआ है ये सही किया है कि नहीं किया। इनपुट टैक्स जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, आप कौन थे, मैन्युफैक्चरर थे, आपने उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो आपने कंप्यूट कर लिया, डन। अच्छा, कहते हैं कि ये देखो जी, फॉलोइंग इज द ब्रेकअप ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द मंथ, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरर है इसने ज़ाहिर है रॉ मटेरियल जो आप परचेस किया है इसे गुड्स बनाएगा और फिर बाद में सप्लाई करेगा। कहते हैं कि ये इसका ब्रेकअप है सेल्स का। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन कितने की है जी, 100 मिलियन की है। और सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर कितने की है, 150 मिलियन की है। मैंने 2 बंदों को सप्लाई की है 100 मिलियन की परचेज के बाद, 2 बंदों को सप्लाई कर रहा हूँ, 250 मिलियन की मैंने टोटल सप्लाई की है ड्यूरिंग द मंथ। भाई ड्यूरिंग द मंथ मैंने 100 मिलियन रजिस्टर्ड को बेचा और 150 मिलियन अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा। अच्छा जी, चलिए मान लें अगर मैंने अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने CNIC लेके बेच दिया होता, तब मैं कोई हरकत करता, तब मैं कोई हरकत नहीं करता, बात आती है समझ। लेकिन मैंने नीचे क्या मेंशन किया, मैंने कहा कि जो सेल आपने किया ना अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, ये जो 150 मिलियन की सप्लाई है जो अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को की है, ये आपने की थी विदाउट CNIC। तो बताएं क्या ये वाली प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई होगी? अप्लाई होगी तो कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने हैं। कहते हैं कि इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू सप्लायर्स, वो क्या हो जाएगा, प्रो रेटा बेसिस पे डिसअलाउ हो जाएगा। प्रो रेटा बेसिस पे डिसअलाउ होने का मतलब, अब इधर आ जाए जरा, ये लें जी, पहले तो मुझे बताएं कि अच्छा ये जो सप्लाई है ये जो 100 मिलियन की आपने जैसे इनपुट कंप्यूट कराया, क्या ऐसे 100 मिलियन पे आउटपुट भी कंप्यूट करेंगे 18% के ऊपर, और यहाँ पे भी जाहिर है सप्लाई करने के ऊपर 18% का आप टैक्स चार्ज करेंगे फॉर द टाइमिंग। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अनरजिस्टर्ड को बेचने के ऊपर आपने 18% का टैक्स चार्ज कर दिया। अच्छा जी, क्या देखें नीचे मैंने यही काम किया हुआ, यही हरकतें की हुई हैं मैंने सप्लाई की है रजिस्टर्ड पर्सन को 100 मिलियन की, ऊपर 100 मिलियन आ रहा है, ऊपर 100 मिलियन आ रहा है, 100 मिलियन की सप्लाई 18 के ऊपर, डन। और उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की है 150 मिलियन की 18% पे, 27 रुपये का मेरा आउटपुट आ गया, और टोटल मेरा आउटपुट कितने का हो गया, 45 का हो गया। टोटल मेरा आउटपुट 45 का कैसे आया, मैंने जो सप्लाईज की हैं उसके ऊपर मैंने आउटपुट टैक्स चार्ज किया तो मेरा आउटपुट आ गया। और इनपुट मेरा कितना था, इनपुट था मेरा 100 मिलियन के ऊपर कितना, 18 का इनपुट था। लेकिन क्या ये अब सारे का सारा इनपुट अलाउ हो जाएगा? क्या मैं इस 45 में से 18 को ऐसे ही लेस कर दूं, या मैं उस प्रोविजन को देखूंगा, क्योंकि मैंने सप्लाई किसको की थी, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को की थी, विदाउट CNIC की थी। तो इसका मतलब ये है कि अब इस इनपुट में से एक सर्टेन पोर्शन प्रो रेटा बेसिस पे या प्रोपोर्शन बेसिस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ करवाना पड़ेगा। तो ये देखें जी एक फॉर्मूला, मतलब है तो बेसिक मैथ ही, लेकिन आप लोग को अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। मेरा टोटल इनपुट है 18 रुपये का, टोटल इनपुट मेरा है 18 रुपये का। अब मुझे इसमें से डिसअलाउ करवाना है, तो मुझे बताएं कि मुझे अगर ये इनएडमिसिबल इनपुट कंप्यूट करना है तो मैं कैसे निकालूंगा। मतलब मुझे ये देखना है कि कितना इनपुट अलाउ नहीं करवाना चाह रहा टैक्स का डिपार्टमेंट। वो कहता है कि प्रो रेटा बेसिस पे। ये देखो, ये 18 का इनपुट आपका था कितनी सप्लाईज के ऊपर, टोटल आपने कितनी सप्लाई की है, टोटल जी आपने की है 250 मिलियन की सप्लाई। सर आपने टोटल 250 मिलियन की सप्लाई कर दी, इसका मतलब 18 रुपये का जो इनपुट है ये परटेन करता है 250 मिलियन से। तो उसमें से मुझे बताएं कि आपने कितनी सप्लाई ऐसी है जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, और वो भी कौन, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना, वो 150 मिलियन की है। तो क्या अगर मैं ये फॉर्मूला आपके सामने लिखूं, ज़रा गौर से देखें ये वाला फॉर्मूला, ये जो मैं आपके सामने सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, 18 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 150। तो क्या वो जो प्रो रेटा बेसिस था या जो प्रोपोर्शन बेसिस जो है, तो मुझे बताएं क्या उस चीज़ की कंप्लायंस हो रही है यहाँ पे, 18 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 150। तो ये जो 150 से मल्टीप्लाई करना है ये क्या निकालेगा, 150 से मल्टीप्लाई करना मेरा वो इनपुट निकालेगा 18 में से मेरा वो इनपुट निकलेगा जो परटेन करता है 150 की सप्लाई से, जो परटेन करता है 150 की सप्लाई से, ये परटेन करता है मेरा 250 की सप्लाई से, डन है। तो ये जो 150 से जो मल्टीप्लाई करके मेरा इनपुट आएगा वो कौन सा होगा, इनएडमिसिबल इनपुट, या मैं कह सकता हूं कि नॉट अलाउड इनपुट, डन। यहां तक आती है बात समझ। तो ये देखें मैंने अपने टोटल इनपुट ऑफ 18 में से क्या किया, 10.8 जो इससे परटेन करता था वो मैंने लेस कर दिया। आपके साथ एक बार कंप्यूट भी कर लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 150, तो 10.8 आ गया। 10.8 इज इनएडमिसिबल इनपुट, और बाकी कितना बचा, बाकी आपके पास बचा 7.2। यहाँ तक साथ है।
अब आपके पास 18 में से 10.8 का इनपुट तो ज़ाया हो गया। क्यों ज़ाया हो गया? क्योंकि आप लोगों ने ये प्रोविजन ऊपर पढ़ ली थी। वो प्रोविजन क्या थी कि इनपुट जो है एट्रीब्यूटेबल टू सप्लायर्स। एट्रीब्यूटेबल टू सप्लायर्स का यही मतलब था। ये देखें, इनपुट 18 का था, एट्रीब्यूटेबल टू सप्लायर्स। जरा गौर से देखें यार, मैं कहाँ कहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। कहते हैं कि इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू सप्लायर्स। सप्लाई 250 की टोटल थी और उसमें से सप्लाई जो एट्रीब्यूट करती थी किसको? अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को। वो क्या कर दिया? डिसअलाउ कर दिया, इनएडमिसिबल करा दिया। बाकी का बचा 7.2। और अब मुझे बताएं, आपका आउटपुट है 45 का और आपका इनपुट कितना है? 7.2 का। तो आपका फाइनली पेबल कितना आ जाएगा? फाइनली आपका पेबल कितना आ गया? 37.8 का पेबल आ गया। यहाँ तक तो वो कॉन्सेप्ट से जो कि मैंने आप लोगों को बताए और आप लोग समझ भी गए, बिल्कुल हम अलाइन है यहाँ पे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यार नीचे सर आपने ये 4% भी ऐड किया हुआ है, ये क्या चीज़ है? तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर मैं आपसे एक लम्हे की एक्सपेक्टेशन लगाऊं कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि आपने कैफ में कभी ज़िंदगी में पढ़ा हो कि जब आप अनरजिस्टर्ड बंदे को बेचते हैं ना, तो सिर्फ मामला 18% तक नहीं रुकता, बल्कि एक 4% का फर्दर टैक्स भी लगा करता है, और वो लगा करता है एज अ बॉटम लाइन फिगर। तो अब अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर आपने तो कहा था बेसिक से पढ़ाएंगे, अरे भाई आगे सेक्शन जब हम पढ़ेंगे आउटपुट टैक्स, तो वहाँ पे हमारे पास ये फर्दर टैक्स भी वहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन होगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैं गलत चीज़ आ रहा है, कर नहीं सकते यहाँ पे फिर हम, तो हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे 4% का फर्दर टैक्स भी राइट नाउ ऐड कर दिया। 4% का फर्दर टैक्स ऑन सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये क्यों लगा करता है 4% फर्दर टैक्स? क्योंकि अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहे हैं, और अनरजिस्टर्ड के मुंह पे एक तमाचा मारते हैं मजीद 4% का, तुम्हारे ऊपर बर्डन पड़ जाए, क्योंकि तुम कौन हो? अनरजिस्टर्ड हो। वही बंदा अपने आप को रजिस्टर करवा ले तो 18% लग रहा है। लेकिन अच्छा सर, आप फिर ये भी तो कर सकते थे, आपने ये क्यों नहीं किया कि जो 4% का फर्दर टैक्स आप लगा रहे हैं, तो ये आप यहीं पे डायरेक्टली इसको 22% कर देते। आपने ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आंसर तो अल्टीमेटली सेम ही आना था। तो भाई ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि टैक्स वाला क्या कहता है, टैक्स का कानून ये कहता है कि जो 4% का फर्दर टैक्स हुआ करेगा एज अ बॉटम लाइन फिगर ऐड हुआ करेगा, एज अ बॉटम लाइन, और तुम इसको अपने इनपुट के साथ एडजस्ट भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? बॉटम लाइन फिगर के तौर पर ऐड होगा, एंड नॉट अलाउड टू एडजस्ट विथ इनपुट टैक्स। डन है जी, यहां तक सब साथ है। तो मैंने क्या बोला कि बॉटम लाइन के तौर पे ये हमारे पास ऐड हुआ करेगा। तो ये देखें, मैंने पूरा अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। ऊपर मैंने आउटपुट का हिसाब किताब बना लिया, इनपुट का हिसाब किताब बना लिया, उसमें से फिर मैंने अपना फाइनली पेबल निकाल लिया, और पेबल निकालने के बाद मैंने इसको बॉटम लाइन के तौर पे ऐड कर दिया, और मेरा फाइनल पेबल जो है गवर्नमेंट को मेरा कितना बन गया? 43 का बन गया। डन है जी, यहाँ तक सब साथ हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं वापस आ जाऊँ तो ये देखें, इस बात को ज़रा मैं कंप्लीट कर लूँ पहले। कहते हैं कि हाउ एवर देर इज़ नो कंडीशन ऑफ CNIC in case payment is made through debit or credit card और डिजिटल मोड। अगर ये अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आपसे रिक्वायरमेंट ये थी कि आप उसका CNIC लो या NTN में से कोई भी चीज़ उसकी इनवॉइस के ऊपर मेंशन कर दो, क्योंकि कल को यही इनवॉइस किसके पास जाएगी? टैक्स के डिपार्टमेंट के पास जाएगी, और वो इस इनवॉइस से क्या करेगा? उस CNIC से क्या करेगा? उसका सारा शजरा नसब निकाल के अल्टीमेटली उसको जाके पकड़ लेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना तो ज़ाहिर है आसान होगा ना, उसका रेलिवेंट एड्रेस सारा होगा, सारी चीज़ें होंगी उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के तहत। लेकिन अगर आपको पेमेंट बाय बैंक रिसीव हुई है, बताएं तो क्या यहाँ पे हम जाके बैंक से नहीं डाटा निकलवा सकते? कहता है कि इस केस में हम जो है आपका किसी किस्म का, कहते हैं कि आपको CNIC की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है ना सिर्फ क्या कर सकते हैं, अगर पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है फिर आप CNIC नहीं करें, जो बस वो बैंक की रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो आप हमें दे दें, हम वहाँ से भी उसका शजरा नसब जो है निकाल लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि FBR जो है वो ऑथराइज है कि वो बैंक से जाके किसी भी टैक्स पेयर की कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलवा सकता है। डन है। तो बैंक जो है ना वो मतलब आपको इन्फॉर्मेशन रोकेगा नहीं, ऑब्वियसली वो जाके FBR को बता देगा। और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो फिर वो बैंक का जो रेलिवेंट मैनेजर है उसकी क्या हो जाती है, फिर वो जेल हो जाती है। सही है। कहते हैं कि सिमिलरली एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड प्रोपोर्शनेट टू द टोटल टर्नओवर इन इनकम टैक्स। अब ये जो बात है ना, ये वाली जो बात है, ये बात यहाँ पे इसलिए लिखी गई है कि आपको बताया जा सके कि इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकम टैक्स के अंदर भी डिसअलाउ होते हैं। ये बात इंशाल्लाह जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे, जब हम इनकम टैक्स में जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। सेल्स टैक्स की हद तक इस बात की कोई अहमियत नहीं है, इस बात का कोई लिंकेज नहीं है। तो ये लाइन उसने क्यों लिखी है? बताने के लिए कि जिस तरह मैं अभी सेल्स टैक्स के अंदर रहते रहते
प्रोरेटा बेसिस पे तुम्हारा इनपुट को डिसअलाउ कर रहा हूँ ना, इसी तरह जब इनकम टैक्स तुम पढ़ने जाओगे ना, इनकम टैक्स के अंदर ज़ाहिर है कंपनी ने सेल की होंगी, कंपनी के एक्सपेंसेस भी होंगे, फिर उसकी इनकम आएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्सेबल इनकम हम अकॉर्डिंगली कंप्यूट करेंगे, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। कहते हैं कि तब भी मैं जो है ना इस अमाउंट को, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस होंगे, मैं इनको इनएडमिसिबल करा दिया करूंगा। बात आ रही है आप लोगों को समझ? तो ये चीज़ इंशाल्लाह हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ सेल टैक्स से रेलेवेंट थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। अच्छा जी, अब आने ज़रा इस आखिरी बात पे, जो कि हमारे जिसकी ऐसे कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेबल नहीं है, मैं उसको कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, ज़रा गौर से सुना। कहते हैं कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल, एक रजिस्टर्ड बंदा इंटाइटल नहीं है टू डिडक्ट इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाईज। कौन सी सप्लाईज? जो कि उसने की हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अब हुआ ये था कि 2024 वाला जो फाइनेंस एक्ट था, जो कि 30 जून 2025 तक के लिए रेलेवेंट था, 30 जून 2025 तक के लिए जो रेलेवेंट था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन थी, मैं आपको रिप्रोड्यूस कर देता हूँ। वो प्रोविजन ये थी कि अगर आप एक पर्टिकुलर महीने के अंदर 10 मिलियन की सप्लाई करते हो किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को, या फिर आप 100 मिलियन की सप्लाई करते हो इन अ होल ईयर टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप इससे ज़्यादा की सप्लाई करोगे ना, 10 मिलियन इन अ मंथ और 100 मिलियन इन अ ईयर, तो फिर क्या होगा? फिर आपको जो रेलेवेंट इनपुट है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। फिर हमारे पास आया 2025 का फाइनेंस एक्ट। 2025 का फाइनेंस एक्ट पर्टेन करता था हमारे पास कब से? 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक, जो भी 30 जून 2026 गुजरी है। तो उस पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, वो जो 100 मिलियन और 10 मिलियन वाली जो प्रोविजन थी ना, उसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, उसको एक्सक्लूड कर दिया, और उसकी जगह पे क्या बात डाल दी? क्या कहते हैं कि सेल्स का थ्रेशोल्ड जो है विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड इन फ्यूचर आफ्टर अप्रूवल बाय द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन आज तक ऐसी कोई अप्रूवल अभी तक नहीं आई, ऐसा कोई नंबर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पे क्या है कि यार अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे तो आपने कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी। तो बात यहाँ पे क्यों डाली हुई है? क्योंकि सर कानून के अंदर ये बात है। हाँ, अगर फ्यूचर में यहाँ पे कोई ना कोई अप्रूवल आ जाए और अगेन लेट सपोज वहाँ पे 10 मिलियन 100 मिलियन वाली बात जो है दोबारा रिवाइव हो जाए, तो फिर जाहिर है फिर मैं उसको पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा। लेकिन अभी ऐसे आप लोगों को इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो याद रखना है वो आपके सामने जो अपडेटेड प्रोविजन है वो आपके सामने, ठीक है। तो पुरानी किसी प्रोविजन को सुन के, किसी दोस्तों से सुन के जो है अपने परेशानी हो जाना। ऐसा यहाँ तक तो हमने बात की है जी सेक्शन नंबर 73 की, और हमने इनपुट टैक्स की जो डिसअलाउमेंट होगी अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करने पे, साथ उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल ये हमने देख लिया। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे सर, वो है जी इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल। और मेरा ये ख्याल है कि इस इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल को एक सेपरेट लेक्चर में रिकॉर्ड कराना चाहिए। तो इस वजह से मैं इसका जो है लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 3 बना रहा हूँ, और उस पार्ट 3 में जो है हम इसको डिस्कस करते हैं इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल को। सर ये एक पेज है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सेल्स टैक्स का जो 18 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा या 20 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, उसमें तकरीबन 6 से 7 नंबर इस पर्टिकुलर सेक्शन से आने हैं। ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो अब आप लोगों की मर्जी है कि इस सेक्शन को आपने कितनी अहमियत देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। ये सेक्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि कब कब आपको इनपुट टैक्स नहीं देना। हमने पेपर में वो सारी यही सिचुएशंस लाएगा कब कब आपको इनपुट टैक्स नहीं देना, और आप अंधों की तरह जाके इनपुट टैक्स क्लेम करवा के आ जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशंस एक एक करके हम रीड करते हैं, ठीक है जी। तो इस लेक्चर के थर्ड पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करें। थैंक यू जी, थर्ड पार्ट में मिलते हैं।